साथियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह लोधी एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, मंडल कमीशन के अगले चरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग को लेकर आरक्षण का क्या प्रावधान है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के मुताबिक नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई कि सरकार उन तबकों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के कारण उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अनुच्छेद 15(4) और 340(1) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 340(1) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला इन अनुच्छेदों में छोड़ दिया गया है। समाज के वंचित तबके को संरक्षण मुहैया कराए जाने को लेकर हमारे संविधान निर्माता पूरी तरह से सचेत थे। संविधान का अनुच्छेद 15, 16 और 29 जहां सभी नागरिकों को शैक्षणिक, रोजगार और अन्य सुविधाएं समान रूप से मुहैया कराने की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 16 की धारा 4 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में कुछ ऐसा नहीं है जो राज्य को समाज के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण देने से रोकता हो। मतलब अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण देने से रोकता हो। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 16(4) की तरह की धारा शामिल कर ली गई। इस तरह से अनुच्छेद 15 और 16 दोनों की धारा 4 में यह प्रावधान हो गया कि किसी भी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कमज़ोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखे। संविधान का अनुच्छेद 16 बताता है कि सरकार को चाहिए कमज़ोर वर्ग के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए कोई योजनाएं बनाए। सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से 29 जनवरी 1953 को किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 29 जनवरी 1953 को। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में आयोग के 5 सदस्यों ने असहमति नोट लगाए। अनूप सिंह, अरुणांशु डे और पीजी शाह ने पिछड़ेपन को जाति से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने जाति के आधार पर पदों पर आरक्षण का भी विरोध किया। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं वही सदस्य असहमति नोट लगा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर DS चौरसिया ने अपने 67 पेज के असहमति नोट में जाति को पिछड़े वर्ग का मानदंड बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया था। टी मरियप्पा का असहमति नोट सिर्फ 2 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर था और काका कालेलकर का रुख गोलमाल था। इस तरह से देखें तो इस आयोग के सदस्यों ने कहीं से निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार नहीं की, ना तो पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए कोई कवायद की, ना आरक्षण दिए जाने की कोई आधार देखा। अपनी अपनी जातीय लोकेशन के मुताबिक आयोग के सदस्यों ने रिपोर्ट लिखी। पिछड़े वर्ग से जुड़े सदस्य ने यह दिखाया कि जातीय आधार पर भारत में शोषण होता है, लोगों के काम तय हैं। यह बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि समाज में जातीय आधार पर लोगों को पढ़ाई लिखाई और सेवाओं से वंचित किया गया है। काका कालेलकर ने कोई असहमति नोट नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने अपनी जातीय कुंठा राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट की भूमिका में भरपूर दिखाई। इस हद तक कि वह रिपोर्ट ही कूड़े के ढेर में डालनी पड़ी। काका कालेलकर की रिपोर्ट का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला।
कालेलकर ने अपने अग्रेषण पत्र में साफ किया कि उन्होंने रिपोर्ट पर मजबूरी में हस्ताक्षर किए। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे कालेलकर साहब, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हमने रिपोर्ट पर मजबूरी में हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वर्ग जाति की हित की रक्षा के लिए मुस्लिमों, ईसाइयों व अन्य धर्म समुदायों का भी सहारा लिया। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, बहरहाल मेरी आंखें जाति आरक्षण लाभ देने को लेकर खुल गईं जब मैंने पाया कि ऐसा करने से राष्ट्र के मुस्लिम ईसाई वर्ग पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। इससे मुझे काफ़ी धक्का लगा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमने जो उपचार सुझाए हैं वह उस बुराई से भी बदतर हैं जिस पर हमने काबू पाना था। काका कालेलकर कथित उच्च जातियों के हितों के लिए सिर्फ दूसरे धर्मों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि यह बताने की भी कवायद की कि भारत में तमाम समुदायों या जातियों को इसलिए शिक्षा नहीं दी गई कि उन्हें शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी, वह खुद पढ़ना नहीं चाहते थे। कालेलकर ने रिपोर्ट में ऐसा लिखा कि जो लोग हैं, जो जातियों, निचली जातियों के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो खुद ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा कालेलकर ने कहा। अगर ऐसे समुदाय की शिक्षा में उपेक्षा की गई तो वह इसलिए कि उनके लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। अब उन्होंने अपनी गलती जान ली है और यह उन पर निर्भर है उस दिशा में ज़रूरी कवायद करें। निश्चित रूप से मैं सरकारी सेवाओं में किसी समुदाय के आरक्षण के खिलाफ हूँ। इसकी सामान्य वजह है कि सरकारी सेवा सेवकों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की सेवा के लिए है। नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के अलावा आयोग ने अन्य तमाम आर्थिक मदद और स्वरोजगार में सहायता देने के लिए सरकार की ओर से कार्रवाई करने और इस पिछड़े तबके को आर्थिक मदद पहुंचाने की सिफारिश पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने की थी। उसका विरोध कालेलकर यह कहकर करते हैं, हाल तक तमाम समुदाय जातीय सम्मेलन करा रहे थे, वे धन एकत्र कर अपने समुदाय के लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। अपनी सहायता अपने आप करने की दिशा में यह बेहतर था कि समुदाय सामने आए और बेहतरी के लिए काम करे और संपन्न बन जाए। लेकिन अब सभी बोझ सरकारी खजाने पर डाल दिया गया है और जिन लोगों ने पहले बिना सोचे समझे शिक्षा की उपेक्षा की, वे अब सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जो हो किंतु यह उचित है। मतलब काका कालेलकर जो अध्यक्ष थे वो खुद ही पिछड़ा वर्ग के दिए गए आरक्षण का विरोध कर रहे थे।